बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर मुज़ाकरात का शोर सुनाई दे रहा है, बाज़ गश सुनाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से आज कौमी असम्बली में खिताब किया गया। उनकी जानिब से अपोजिशन को एक बार फिर से दावत दी गई कि आइए मुज़ाकरात की जानिब बढ़ते हैं, हुकूमत से आप मुज़ाकरात करें। लेकिन बात की जाए अपोजिशन की, तो अपोजिशन का मौक़िफ़ यह कि हुकूमत के पास इक़्तिदार तो है लेकिन इख्तियार नहीं है। हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब किनकी बात करें, प्रोग्राम में चल के इसमें बात करेंगे कि मुज़ाकरात का ये जो ऊंट है किसी करवट बैठेगा भी या नहीं। और दूसरा मामला, एक और अहम मामला, गवर्नर केपी और वज़ीर आला केपी में जो हम लफ्जी गोलाबारी देख रहे हैं उस मामले पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला केपी को ये दावत दी गई थी कि आप आइए गवर्नर हाउस, आपके दरवाजे, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, किसी किस्म की साजिश का मंबा नहीं बनने दिया जाएगा गवर्नर हाउस को। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ कि जो केपी हाउस है इस्लामाबाद में, गवर्नर केपी के दाखिले वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो इस सारे मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपका उनसे करा दूँ। सायरा बानो साहिबा हैं, रहनुमा GDA, शौकत यूसुफजई, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब से। शौकत साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हमने जो अभी खींचातानी की सियासत देखी, लफ्जी गोलाबारी देखी गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान, इसके बाद हमने ये भी देखा कि गवर्नर की जानिब से दावत दी गई थी कि वज़ीर आला साहब आएँ, गवर्नर हाउस बैठें, इख्तलाफात को भुलाते हैं, आवाम के लिए हम काम करते हैं। उसका नतीजा अब ये निकला कि जो इस्लामाबाद में केपी हाउस है वहाँ पे दाखिला बंद कर दिया गवर्नर का। तो हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नर का जो ओहदा है आईनी ओहदा है, और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा गवर्नर आएगा जो सूबे और वफाक के बीच में एक ब्रिज का रोल अदा करे, लेकिन बदकिस्मती से उस गवर्नर का इंतखाब किया गया कि वो एक तो ये कि डी खान से उनका ताल्लुक़ था, और फिर दूसरा ये कि उन्होंने आते के साथ ही जो कहना शुरू किया कि जी ये तो नालायक हुकूमत है ये, और बानी PTI चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें शुरू की, और तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो उससे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा हुई और वो कन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, और आखिर में फिर एक दूसरे पे गोलाबारी शुरू हुई लफ्ज़ों की, और उस यहाँ तक पहुँची कि फिर ज़ाहिर है जो उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, और उनका ये ख्याल था कि शायद ये सूबाई हुकूमत है और ये दब जाएगी, और हम चूँकि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ तो मैं अगर कोई बात करूँगा तो वो शायद उसको इस तरह वो न कर सकें। निहाल हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी जिस तरह बात कर रहे थे शौकत यूसुफजई साहब के ब्रिज का रोल अदा करने वाला गवर्नर चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऑफर तो कर दी ना कि आए, इख्तलाफात भुलाते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो मुंतखब वज़ीर आला हैं उनकी जो प्राइम जिम्मेदारी है वो ये नहीं है कि आप हेड ऑन करें किसी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के साथ, बल्कि प्राइम जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि सूबे के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जमहूर को उस सूबे में बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, मईशत को उस सूबे की बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या मंसूबे हैं उनके पास, और कितने मौसर तौर पे उन मंसूबों को वो अमल दरामद करवाएंगे, बच्चों की बेहतरी के लिए, माओ की सेहत के लिए, क्या उनके पास गुड गवर्नेंस के लिए। उसके बजाय अगर आप कोई ब्रिज जोड़े और तोड़े, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। हमेशा वज़ीर आला के ऊपर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है कि उसके सूबे में कोई शख्स भूखा ना सोए, बेरोजगारी का खात्मा हो जाए, जहाँ तक उसकी कोशिश हो पानी लोगों के घरों तक पहुँचे, सफाई उनकी बेहतर हो, लोकल बॉडीज़ का सिस्टम बेहतर हो, और एक हम आहंगी का माहौल हो। ख़ास करके एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज़्यादा मौसर काम करने की ज़रूरत है। केपी एक ऐसा सूबा है जो बहुत सारे वसाइल से माला माल है, पानी का वसाइल है, एग्रीकल्चर बहुत साउंड है, लोग वहाँ के सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं और वो मेहनत करना जानते हैं और करते भी हैं। तो उनके मेहनत को सही डायरेक्शन में ले जा करके उनसे प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा काम कराया जाए, उनको तरक्की के रास्ते, बुनियादी चीज़ है तरक्की करें, एकेडमिकली उसको और बेहतर किया जाए। तो ये सारी चीज़ छोड़ के अगर वज़ीर आला साहब बयानबाजी शुरू हो जाए या कोई इस तरह की महाजाराई शुरू हो जाए गवर्नर के साथ, तो उससे नुकसान
जहां वजीर आला और गवर्नर साहब की इमेज का है, वहां पे सूबे का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है, वहां पे गवर्नेंस बड़ी मुतासिर होती है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में फिर वो तवज्जो और वो फोकस नहीं कर सकता। और बिलखुसूस जो अफसरशाही है, जो मुलाजमीन है सिविल, वो क्या देखेंगे, वो क्या पैगाम लेंगे, वो किस तरह से गवर्नेंस को बेहतर करेंगे। तो ये बुनियादी चीज है। मैं ये समझता हूं कि वजीर आला को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। ऑब्वियसली ऑपोजिशन, बिल्कुल वज़ीर आला को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। इसी पॉइंट के साथ आपके पास वापस आऊंगा निहाल हाशमी साहब। शौकत साहब, जिस तरह आप कह रहे थे कि उम्मीद ये थी कि ऐसा गवर्नर आएगा जो कि ब्रिज का किरदार अदा करेगा अवामी मसाइल के हल के लिए, लेकिन जो लफ्जी गोलाबारी हमने देखी उसके बाद उन्होंने ऑफर तो कर दी ना कि आए गवर्नर हाउस में बैठे, मैं दावत करता हूँ, खाने पर बुलाता हूँ, उसके बावजूद ये रिएक्शन आना कि केपी हाउस इस्लामाबाद में उनका दाखिले बंद कर देना, तो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? देखें, ये तो आखिर में जब उनको पता चला कि जी ये सूबाई हुकूमत हो किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना चाहती, नहीं आएगी, उसके बाद उन्होंने ये ऑफर दी, लेकिन वो वक्त गुजर चुका था। देखें, दोनों का एक ही हल्के से ताल्लुक है, इलेक्शन लड़ते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो जाहिर है बड़े मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन जैसा उन्होंने आते के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जो और इतने हतक अमेज रवैया अपनाया और उन्होंने कहा जी मैं आपको सड़क पे घसीट लूंगा, आप वो लफ्ज देख लें वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वजीर आला को कहा कि मैं आपको घसीट लूंगा और आप अगर सब दोनों जानिब से ही तबादला हुआ, दोनों जानिब से हमने देखा। नहीं देखें, तो देखें ये तो जब जाहिर है सूबे में आप आ रहे हैं और आपको पता है कि सूबे के मसाइल हैं, जिस तरह हाशमी साहब ने कहा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्दी हो रही है, इसके अलावा फाटा को मर्ज किया गया हमारे साथ, वो एक बहुत बड़ा हमारे साथ वो एक इशू है कि हम उसको तरक्की दे सकें, उसको डेवलप कर सकें, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद निगरान हुकूमतें आई और उन्होंने सारे फंड बंद कर दिए। 1500 अरब रुपए इस वक्त वफाक के ज़िम्मे हमारे बनते हैं जो नहीं दे रहे हैं और कई महीने से नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है कि ये इनको आते के साथ ही ये कहना चाहिए था कि जी मैं ये ब्रिज का रोल अदा करूंगा, लेकिन अब जाके ये कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो कैबिनेट का फैसला है, वो कैबिनेट ने फैसला कर लिया और कैबिनेट को इख्तियार होता है कि वो किसको क्या जगह अलाट करे ना करे, सूबाई हुकूमत की जगह है। आप सूबाई हुकूमत की जगह में आके सूबे के खिलाफ मार्च करेंगे। इस पे वज़ीर आला का बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आला की ऐसी ज़बान नहीं होनी चाहिए या मामला जैसे भी हैं इनको अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए? देखिए, लोग अली अमीन साहब के उसके ऊपर लहजे के ऊपर या उसके रवैये के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अली अमीन एक तो सीनियर हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर भी पहले रह चुके हैं, एक तजुर्बाकार बंदा है, उनको पता है कि वफाक कैसे चलता है और सूबा कैसे चलता है, दोनों में वो काम कर चुके हैं। तो उन्होंने जाहिर है जब वो कहते हैं ना कि आप दीवार से लगा के आखिर क्या करेंगे, आप मुझे बताएं कि अगर आप 1500 अरब रुपए नहीं दे रहे, हमारे ज़िम्मे 620 अरब रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, और आप टीवी के ऊपर आके देखें तो ये कहते हैं कि जी वो तो केपी ने तो कर्जे लिए हुए हैं और ये तो खा गए हैं, ये बताते क्यों नहीं है कर्जे कहाँ खत्म चले गए। ओ भाई, आप हमारे 1500 अरब दे दे तो हम 620 अरब का कर्जा खत्म करके हम तो सरप्लस में हैं, आप हमें पैसे ही नहीं दे रहे हैं, उल्टा हमें कह रहे हैं कि जी आप कर्जों में हम कर्जा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, कैसे सूबा चलाएंगे। आप यहाँ बैठ के अपने लिए मुसलसल कर्जे ले रहे हैं, उसका बोझ हर पाकिस्तानी के ऊपर पड़ रहा है और 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज हो रहा है, आप उसकी तो बात नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम सेहत कार्ड भी स्टार्ट किया, इन्होंने बंद कर दिया था। ये जो हाशमी साहब कह रहे हैं ना कि लोगों के बारे में सोचे, तो हम देखें फ्री हेल्थ सर्विस फ्री हो गया है केपी के अंदर, तमाम बड़े बड़े इलाज फ्री है। इसी तरह हम यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, बहुत सारे इनकम्प्लीट है, अब आप फंड नहीं दे रहे। और कब से फंड बंद किया, जब से हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई है, वफाक में जब से हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई उन्होंने फंड बंद कर दिए केपी के ऊपर। तो ये चीजें ऐसी हैं कि देखिए महाजराई ये खुद करना चाहते हैं, हमें बंद गली में धकेल कर ये समझते हैं कि शायद हम ज्यादा कामयाब रहेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। अली अमीन साहब ने शुरू में बड़ा अच्छा वो दिया, वो गए वजीर आजम से भी मिले और उन्होंने बार बार कहा कि सूबे के हवाले से मैं वफाक के साथ बैठना भी चाहता हूँ, गो के मैं उनको नहीं मानता है, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, लेकिन इसके बावजूद सूबे के आवाम के खातिर में बैठने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या रिजल्ट आया,
उसके बाद जब बिल्कुल, गवर्नर आए वहाँ रिजल्ट पे, आया इसको, और तो ये बड़े जो उनके- लफ्जी गोलाबारी है ये ख़त्म कैसी होगी, इस पे आपका टेक मैं लूँगा। लेकिन मुझे जाना है सायरा बानो साहिबा की जानिब। सायरा बानो साहिबा, आपको माजरत के लेट गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं, और अब 2-2.5 सालों से एक पाकिस्तान जो है वो मुतलाशी है सियासी इस्तेहकाम। हाँ, अगर ऐसे ही हालात चलेंगे तो कैसे आगे इस्तेहकाम? अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि 2-2.5 साल से मुआशी इस्तेहकाम का मुतलाशी है, लेकिन जो कराइन बताते हैं वो लगता है कि 76 साल से मुआशी इस्तेहकाम का मुतलाशी पाकिस्तान और ये अवाम है। आप आई डोंट नो मैं इसको कैसे कहूँ। वही बात है कि जैसे शौकत यूसुफ सही ने बोला कि जब उनके साथ वो होगा, आप किसी के वो कहते हैं ना कि आप पाँव रखेंगे तो जाहिर है वो बंदा बिलबिलाएगा। लेकिन इस किस्म के रवैये मतलब कोई तो ब्रेक लगाए। यही सवाल है कि ब्रेक फिर कौन लगाएगा, किसको ये जिम्मेदारी उठानी कोई पड़ेगी? तो ब्रेक लगाए, क्योंकि बाकी ये जो लोग बातें कर रहे हैं, आपने माजी में भी देखा होगा कि कराची में एक दूसरे को कि ये खान साहब के लिए था कि कराची एयरपोर्ट तो उतर के दिखाएं, फिर उसके बाद चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए कहा था कि वो वापस हो गए, जो कुछ 12 मई में हुआ और उसके बाद जो किस्म की हुई। फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जजेस को धमकी, हाजिर सर्विस जनरल्स को धमकी, ईंट से ईंट बजाने की धमकी। तो वो हम लोग, मेरे ख्याल में लगता है कि मौला जट जो बचपन में देखी थी उससे हम लोग बहुत इंस्पायर हैं। एक होता ना इंसान अपने माशरे में आस पास भी देखता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई एक बंदा ये कदम पीछे हटा ले, इसमें वो कहते हैं ना कि अना नहीं काम होती है, तारीख में नाम होगा कि हाँ इन्होंने इस चीज को खत्म किया। वरना वो जिस किस्म के हालात चल रहे हैं तो ये दोनों तरफ से है। ये नहीं कि आप इनको गंडापुर साहब को कह सकते हैं, वो जिसमें राना सनाना साहब ने बोला था कि देखते हैं फिर या तुम या हम। और इस किस्म की चीजें तो मैं पिछले 5 साल से असेंबली में और असेंबली के बाहर देखती नहीं है। मसला ये है कि कोई कदम पीछे हटा ले। मतलब आप किसी एक जमात को नहीं कह सकते कि ये अल्फाज या ये जुबान, ये जो आप इस्तेमाल करिए, सब ने अपने अपने दौर में हर किसी ने हर किसी के लिए ये जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन अब वही बात है कि दुनिया में हम लोगों का इमेज क्या जा रहा है, माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, क्या हालात चल रहे हैं मुल्क में, इसमें यह है कि थोड़ी चीजें इस किस्म की मतलब कम करें तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी क्या कह सकती हूँ। अब वो गवर्नर साहब ने भी तो वैसे ही बयान दिया कि मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है, तो अगर देखते हैं तो मैं कहती हूँ कि लफ्ज़ी गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। जो भी, मैं तो बल्कि असेंबली में भी मुझे गुस्सा आता था कि इनको तलवारें देके इकट्ठे कर सामने सामने खड़ा कर दें, फिर जो बच जाए तो वो आवाम पे हुकूमत कर ले। इस किस्म की बातें करना, और ये मैं क्या कह सकती हूँ, इस किस्म की बातें करना यकीनी तौर पर इसे इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। निहाल हाशमी साहब, जिस तरह सायरा बानो साहिबा ने कहा कि कोई तो ब्रेक लगाए, कोई तो पीछे हटे, तो सर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन ब्रेक लगाएगा फिर? देखिए, मेरे ख्याल से हम सबको खुद ब्रेक लगाना चाहिए। हम सबको अपना एहतसाब सबसे पहले करना चाहिए कि मेरे किसी भी अमल से, मेरे भी किसी रवैये से अगर एक फ़र्द, एक माशरा और एक मुल्क को अगर नुकसान पहुंचता हो तो हमें सोचना चाहिए। कई वक्त में हम रेटिंग के चक्कर में बहुत आगे निकल जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता हम क्या बातें करते हैं, जो हमारा डोमेन नहीं होता उससे भी बाहर हम जाके बातें करते हैं। बुनियादी जो चीज़ें हैं आवाम की और इस मुल्क की आवाम की और यहाँ की माशरत की और यहाँ की बेहतरी के लिए, उस पे शायद हमारी वो टीचिंग नहीं होती है, हमारी वो तरबियत नहीं हो पाती है। हम शायद उससे बहुत दूर हैं, हमारे इदराक नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से अल्फाज कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए। और देखिए, दूसरी बात यह कि कोई एक जीतता है, कोई हारता है। कभी जो जीत जाता है उसको जीतने दे, लेट हिम सर्व। 5 साल से कोई क़यामत नहीं आ जाती है। अगर आप और ममालिक में देखें तो जब कोई जीत जाता है तो उससे वो कहते हैं ठीक है आप जैसे भी जीते हैं हमें नहीं परवाह, मगर अब आपने जो मंशूर दिया है, आपका जो प्रोग्राम है, आप जो दावे करते रहे कि आप आवाम के लिए ये काम करेंगे, ये काम करके दिखाएं, और जब वो काम नहीं करते तो अगली बार फिर वो आवाम के पास भी जाती है, अपोजिशन आवाम को भी वो हम नवा बनाती है, उसको हमराज बनाती है और उसको बताती है कि 5 साल तुम्हारे ज़ाय कर दिए इसने। तो एक ठहराव का माहौल होना चाहिए, एक ठहराव की बात होनी चाहिए। हम यहाँ पे जातियात पे बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं। हमारे यहाँ और भी जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर दीगर जो गैर सियासी क़ुव्वतें वो आके आपके कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम स्पेस देते रहते हैं, वो स्पेस लेते रहते हैं।
तो हमारी यहाँ ये हमारी अपनी ये है, हम कारकर्दगी है, हमारी अपना लालच है, हमारा अपना अना है, हमारा अपना घमंड है, जिसने हमें बहुत पीछे कर दिया। हम ये देख नहीं सके कि हमारा मुल्क भी इसके साथ बहुत पीछे चला गया। बिल्कुल ठीक है निहाल हाशमी साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमें खुद को ब्रेक लगानी पड़ेगी और यकीनी तौर पर मामला जो है वो बातचीत से आगे बढ़ने चाहिए और बातचीत से ही आगे बढ़ेंगे। और इस बात का इदराक सभी को है और सभी ने ही अपने बयानात में इस बात पर जोर भी दिया है। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जो हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब, हुकूमत भी कई बार कह चुकी है कि मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज कौमी असम्बली में दोबारा ये कहा कि जितने भी मसाइल हैं वो मुज़ाकरात के जरिए ही हल होंगे। उन्होंने दावत दी है आज फिर अपोजिशन को कि अपोजिशन आए, हुकूमत से बात करे और जो जितने भी मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाए। तो सर, क्यों इनकार हैं आप हुकूमत से, मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे अब तक? देखिए, मुज़ाकरात के लिए कोई एजेंडा होता है। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होता है कि बस आप पूरे 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि जी हुकूमत कहती है मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर करें? जो मैंडेट चोरी हुआ है, क्या फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 जो के ज़रिए जो लोग जीते हैं, क्या उस पर बात हो सकती है? उसके लिए कमेटी बन सकती है क्या? ये सारी चीज़ें, क्या जो लोग जेलों में हैं उसके लिए कोई हल निकल सकता है? अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर तो देखें ना, हम तो अदालतों का सामना कर रहे हैं ना, इमरान खान कर रहा है। जब अदालतों ने ही फैसला करना है, जो हम यही कहते हैं ये, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के हम करें? आप जब अदालतों ने ही फैसला करना है, फॉर्म 47 का भी अदालत ने फैसला करना है, 9 मई के वाक़यात का भी अदालत ने फैसला करना है, तो फिर हम आपके साथ क्यों बैठे? क्या करें? आपके पास क्या एजेंडा है? आपके पास कोई विजन तो है नहीं। अगर विजन होता तो 1.5 साल आप पहले भी तो हुकूमत में रहे। राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो हो सकता है कि आपके जो बानी हैं वो बाहर भी आ जाएं। देखिए, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये तो देखें, राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है, बात उन्होंने कर ली और बात करने में कोई, क्योंकि ज़ाहिर है कोई पकड़ता तो नहीं है ना। टीवी पे आके सब कह देते हैं जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन ये नहीं करना चाहते। हम सियासी लोग हैं, हम क्यों नहीं मुज़ाकरात करना चाहते? लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब में PTI के वर्कर्स जो है वो ना जुलूस निकाल सकते हैं, ना वो एहतिजाज कर सकते हैं। पूरा एक मार्शल निज़ाम बना हुआ है वहाँ पे। तो आप देखें कहाँ है सियासत तो नहीं हो रही। बल्कि दूसरी बात यह कि ये लोग जो है ना, ये डंडे के लोग हैं। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को मार के उसके बाद कहते जी आ जाए बैठे बात करते हैं। क्या ये बात शुरू दिन से नहीं हो सकती थी? वहाँ कौन से पॉलिटिकल लोग निकले थे? आम आदमी निकला था। तो ये महंगाई तो यहाँ भी आने वाली है, अब आ चुकी है, मजीद और आने वाली है। जो IMF के साथ आपने शराइत रखे हैं, उसके बाद क्या है? ये तो तूफान आने वाला है महंगाई का। तो उस पर क्या होगा? आप लोगों को आप क्या जवाब देंगे? तो लोग तो निकलेंगे। लेकिन ये देखें कि एक तरफ PTI के तहरीक शुरू हो रही है, दूसरी तरफ मौलाना साहब की शुरू हो रही है। फिर जो PTI के साथ इत्तेहादी जुमातें हैं वो सारे GDA लेके मुख्तलिफ जुमात इस्लामी, ये इत्तेहादों से घबरा के गवर्नमेंट का यही तो मसला है इस हुकूमत का कि जब ये उसके नीचे आती है ना तो फिर चीखें मारती है, फिर कहती है सब कुछ मानते हैं। ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने बात की, मौलाना का आपने जिक्र किया, तो मौलाना को तो बनाने की बड़ी कोशिशें पहले दिन से ही जारी हैं आपकी, तो किस हद तक कामयाबी आपको मिली है? देखिए, चूंकि हमारा उनसे कोई ऐसा वो नहीं है, एक ही मकसद, एक है, गोल एक है, और हम भी चाहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक कामयाब, और मौलाना साहब भी चाहते हैं। तो इसमें हम एक हैं। बाकी देखें, इलेक्शन हम अपना अपना लड़ते हैं, ना हमारे उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है, ना हम करेंगे उनके साथ इत्तेहाद। ये तो बड़ी क्लियर बात है। यानी मैदान उसमें होगा जब मज़ाहमत में, यानी जब आप इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आएंगे। देखिए, जमहूरियत में, देखिए ये जमहूरियत में भी ये है ना कि आप इत्तेहाद कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में आना चाहते हैं तब भी इत्तेहाद हो सकता है। अगर एहतिजाज करें तो हमने, चूंकि उनका मकसद और हमारा एक है, इसलिए हमने उनको दावत दी है कि आप आके हमारे साथ मिल जाएं। बाकी देखिए, ये सियासत की बातें होती हैं, इसमें सच इस पे कोई अभी तक बात नहीं हुई कि जब आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि उनका और हमारे हल्के तकरीबन सेम है। वो तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, इसलिए हमारा उनके इख्तिलाफ भी मुस्तकिल है। लेकिन जाहिर है एक वो है कि फिलहाल गोलाबारी बंद, वो हमें यहूदी नहीं कह सकते, हमें उन्होंने मुसलमान मान लिया है, तो ये बड़ी बात है।
चलें, दे रहे हैं, जो है ना पहले ये हो जाना चाहिए था। बहरहाल आपकी जाने में दोबारा वापस आऊंगा। निहाल हाशमी साहब, आपकी जाने आता हूँ। जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब ने ये फरमाया कि हुकूमत के पास इख्तियार तो है लेकिन इख्तियार नहीं है, तो सर एक तो इख्तियार किसके पास है और मुज़ाकरात पे फिर अगर दोनों फरीक आमादा ही नहीं होंगे तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात हो पाएंगे? मैं बड़े गौर से शौकत साहब की बात सुन रहा था। जहां तक इन्होंने फॉर्म 47 का, फॉर्म 47 हो या कोई भी चीज़, अगर इनको कहीं पे इससे इख्तलाफ था और इनके पास शवाहिद और सबूत थे तो इनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए। एक आइन एक चीज़ देता है, वो एक विंडो आपको देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप इस जरिए से अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी या आपके इलेक्शन में कोई 2 नंबरी हुई तो आप चले जाएं। और सबूत के बुनियाद पे ये नहीं हुआ है कि माजी में भी हुआ है, इनके अपने कई लोग को फायदा हुआ और कई को नुकसान हुआ है, तो ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। ये 47 पे बात करने के लिए है। देखिए, इससे पहले भी 2013 पे जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़े सब्र इस्तकामत से सुना, इनके धरने को भी बर्दाश्त किया, एक कमेटी भी बनाई और फिर जुडिशल एक कमीशन भी बनी, ट्राइब्यूनल भी बना। उसमें जनाब बहुत 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठे, उन्होंने उसको चलाया और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कोई इस तरह की धांधली और कोई इस तरह की शवाहिद और बोलना बड़ा आसान होता है, साबित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरी इन्होंने बात की जनाब के 9 मई के हवाले से, तो अदालत जाने ये जाने। देखिए, जो भी लोग जहां भी जब भी पकड़े गए, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक और इख्तियार नहीं हो कि पार्लियामेंट बैठ करके किसी के मामले को वो बेल आउट कर सकती हो या किसी को बरी से कर सकती हो। पार्लियामेंट का काम होता आइन कानून के दायरे में रहते अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, माशी मसाइल के लिए, एजुकेशन के मसले के लिए, एग्रीकल्चर के मसले के लिए, हेल्थ के मसले के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले के लिए, इस पे बैठ के बात करें। ये कहते नहीं, पार्लियामेंट में बैठ के आप हमारे लोगों की रिहाई की बात करें, हमारी जो सेक्रेटरी साहब, माज़रत मैं आपको टोक रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आप खासे करीब भी मियां नवाज शरीफ साहब के, अब गालिबन आप बैकफुट पे थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि खबरें अंदर से ये सामने आ रही हैं कि एक धड़ा है वो कहते हैं मुज़ाकरात करने चाहिए और दूसरी जानिब जो हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं जो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो अंदर की खबरें क्या है? मुज़ाकरात के लिए संजीदा है और इस सारी सूरत हाल में क्योंकि अब सदारत संभालने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस पार्टी की, तो इसमें कोई तब्दीली देखते हैं फिर आप? देखिए, तब्दीली यह है, हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट, इसीलिए तो होता है कि पार्लियामेंट में बात की जाए, मुज़ाकरात की जाए, मगर मुझे पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई नजर नहीं आती, पार्लियामेंट में तो मुझे सुन्नी तहरीक नजर आती है। तो पहले तो ये अपनी शनाख्त बताए ना कि ये सुन्नी इत्तेहाद है, ये पीटीआई है, तो उसके बाद बात। और किस इशू में बात करना चाहते हैं, आए आके बात करते हैं, केपी के ऊपर बात करते हैं कि वहां की दहशतगर्दी का खात्मा, वहां की गवर्नेंस की बात करते हैं, मादी के हालात की बात करते हैं। बात पार्लियामेंट में किसी फर्द वाहिद की नहीं होगी, पाकिस्तान की मईशत, माशरत और सियासत पे हो सकती है। मोहम्मद नवाज शरीफ भी जेल में रहते पैनामा केसेस में, 2 साल जेल। ये पहले इमरान खान साहब नहीं है पहले आदमी जो जेल गए, हम सब जेल गए। इमरान मियां नवाज शरीफ 2 साल जेल रहे, मरियम नवाज साहब 2 साल जेल रही, उनकी अहलिया इसी में इंतकाल कर गई। हमने तो नहीं कहा हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठ करके मुज़ाकरात करके हमारे केसेस खत्म किया जाए, हमने अल्लाह के ऊपर। यानी आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो 2 साल तक जेल में रहे, जिस तरह मरियम नवाज से पहले कई बार कह चुकी, तराजू पे 2 महीने। अदालत अगर समझती है कि वो उनके ऊपर केस नहीं बनता है, अदालत कल छोड़ दे। ये अदालत के इख्तियार है, हमारे इख्तियार नहीं है। और अदालत अगर समझती है कि 20 साल रहना चाहिए तो वो 20 साल रहे अंदर। बिल्कुल ठीक है। साहिरा बानो साहब, आपकी जानिब आऊंगा। गुफ्तगू आपने दोनों की मुलाहिजा की, आप इस पे क्या कहेंगी कि मुज़ाकरात तो यकीनी तौर पर मुज़ाकरात तो होने ही चाहिए क्योंकि उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। तो फिर अगर दोनों ही फरीक नहीं मान रहे, जिस तरह निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि शनाख्त तो बताएं अपनी, तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो फिर ऐसे में बर्फ कैसे पिघलेगी? है चलें तो 2 मिनट दे दीजिएगा। इन्होंने कहा शनाख्त तो बताएं, तो वो शनाख्त किसके हुक्म पर किसने छीनी? किसने कहा था कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो बाकी पार्टीज में जिस तरीके से घड़ी में अंडा बांटे रेवड़ियां मुड़ अपने घर, और जो आपने एमपी का और इन सबका देखा, एक उसको बेस बनाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से उनका इंतखाबी निशान ले लिया। इंतखाबी निशान लेने के बाद जाहिर है कि एक जमहूरी अमल है इलेक्शन, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने इत्तेहाद किया। तो ये बहस बेकार है कि अपनी शनाख्त वो करें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने किस बेस पर फिर बोला कि आके मुज़ाकरात करें? शौकत यूसुफजई साहब सही कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, एक तरफ एक पार्टी के
गर्दन पर अपना घुटना रखा हुआ है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। वो खवातीन 1 साल हो गया है उनके चालान पेश नहीं हुए, किसी जज के सामने पेश नहीं हुई, और उसके बाद मुज़ाकरात एक तरफ कहते हैं कि अदालतें भले 20 साल जेल में रखें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्या मुज़ाकरात करने हैं कि चुप करके बैठ जाओ और ये कमेटियां लो और इस मुल्क की चीज को आगे बढ़ने दो। मुल्क की मैशियत तो सारी दुबई में पड़ी हुई है। ये जो 12 अरब डॉलर की जायदादें निकली हैं, मुल्क की मैशियत तो वहां पर है, और यहाँ पर फिर हम दावे करते हैं कि बाहर से लोग बैरूनी सरमायाकारी करने आ रहे हैं। आपको अपने मुल्क पे भरोसा नहीं है, अपना सरमाया बाहर रखा हुआ है और बाहर वाले पागल के बच्चे जो यहाँ पर आके करेंगे। ये सारी बातें अभी देखिए, वही बात है ना कि ये जो चिलमन है ना, ये पर्दा जो है, पर्दा उठ चुका है। सारी चीजें हमें वाज़ेह हो चुकी हैं। जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही है कि वो मुज़ाकरात किससे करें। वो जो अपनी मर्जी का वज़ीर दाखिला नहीं रख सकते, जो अपनी मुल्क मर्जी का वज़ीर क्या नाम फाइनेंस नहीं रख सकते, जो वहां पर वो आप समझ रहे हैं, सारी बाकी चीजें होती हैं। तो क्या करना है? 9 मई का अगर माफी मांग लें तो इसका मतलब है कि वो जो सारा कुछ हुआ था वो सब ऐसे ही था। वैसे खैर गंगा तो बहुत सारे लोग नहा लिए, तो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन की। ये मुल्क को जाना कैसे? बाकी वही वाली बात आ जाती है। अब अगर यहाँ पर मैं अपने इलेक्शन लड़ी हूँ अपने हल्के में, मेरी आंखों के सामने मेरे वोट जलाएं और आप मुझे बोल दें कि आप इसके साथ बैठ जाएं। यहाँ पर अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये लोग तो जो नून बशीर मेमन साहब के साथ सिंध में हुआ उसका भी जिक्र डर के मारे नहीं करते। और अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो जो क्या कहते हैं गवर्नर की और मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक्स हुई थी पीपल्स पार्टी के लिए 100%, 200% जाली, और अभी हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि गंदम स्कैंडल में तुम्हारा नाम है और काकर ने बोला कि फॉर्म 47 की हकीकत बता दूं तो तुम लोग बैठ नहीं सकते। तो जिस वक्त आपको पता ही ना हो कि क्या होना है तो आप मुझे बताएं, वहां पर सर फोड़ लें, कुछ भी कर लें, यहाँ पर ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। हाँ, डील की बात करें। बाकी ये कि जो पीटीआई उनके लीडर हैं वो डटे हुए हैं, उन्होंने कोई डील नहीं की, ना कोई शौकत यूसुफजई ने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे 4 हफ्तों के लिए उनको लंदन भेजने की बात की है। तो इंसान बात वो करे, क्योंकि एक तरफ आप किसी की तरफ उंगली करेंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो ये बैठ के बेफजूल बहस, ये करना वो करना, जिन्होंने करना है वही कर लेना है। और सिम्त सही हो तो आपको पता चले ना, आप उस तरफ जाएं, वो पता ही नहीं चल रहा तो किस तरीके से कैसे आएगा यहाँ पर। तो क्या मैं कह सकती हूँ आपको, मतलब वो आप जितना वो कहते हैं कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत है, कि ना ही इल्म होता है इन बातों का तो इंसान सुकून में था, मगर अब सब कुछ आपके सामने। और गुस्सा और दुख तो इस बात पे होता है कि ये सब लोग हमें बेवकूफ समझते हैं कि ये बेवकूफ है, इस किस्म की बातें होंगी और उसके बाद सारा हो जाएगा। आइन, जमहूरियत, क्यों आइन कहाँ पर था जब केपी और पंजाब में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी और धज्जियां उड़ाई गई? आइन कहाँ पर था? ये सारे, और अभी यहाँ पर तो जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर लेते हैं अब शौकत यूसुफज़ई साहब। तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जिस तरह आपने भी फरमाया कि इनके पास इक़्तिदार तो है लेकिन इख्तियार नहीं है। और जो बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई थी उस कमेटी का क्या बना? तो फिर मामला किस तरफ जा रहे हैं? इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों है पार्टी के अंदर? देखिए, एक तो ये तासुर गलत है कि हम सियासी जमातों के साथ बात नहीं करना चाहते। हम सियासी लोग हैं, हमने 6 जमातें हमारे साथ इस वक्त इत्तेहाद में। तो ये बात करना गलत है कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते। हम 6 जमातों के साथ बैठ के हम तहरीक चला रहे हैं। बाकी रह गए, जाहिर बात है, ये अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, 4-4, 5-5 बारी ये लोग पहले भी ले चुके हैं। अगर इन्होंने मुल्क को ठीक करना होता तो आज मुल्क ठीक हो जाता। 5 ही दफ़ा बारी लेने के बाद अभी कहते हैं जी हम ये कर्जे ले रहे हैं और कर्जे दे रहे हैं और बस यही लोगों को उसके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। देखिए, अगर ये लोग सूबे के साथ मामलात को बेहतर चलाना चाहते तो अली अमीन गंडापुर साहब ने शुरू दिन से उन्होंने कहा जो मुझे मेरा आईजी चाहिए और चीफ सेक्रेटरी चाहिए। इन्होंने अपने बंदे वहाँ लगा के बिठा दिए हैं कि जी नहीं, यही चीफ सेक्रेटरी होगा, यही आईजी होगा। तो आप ये बताएं कि कहाँ से इनके साथ मामलात हमारे बेहतर हो सकते हैं। फिर गवर्नर आया, गवर्नर ने तड़ियाँ लगानी शुरू की कि मैं आपको खींच लूंगा, मैं दबा लूंगा,
अब जाके बताए ना, हम तो आइन और कानून से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। हमने बाकायदा अगर उन पर पाबंदी लगाई है एनेक्सी के ऊपर तो वो कैबिनेट से अप्रूवल लिए है और ये कैबिनेट के पास इख्तियार है। या तो बता दे कि आपके पास इख्तियार नहीं है तो बस फिर तो वो जो भी करना चाहते हैं। आप रिकॉर्ड पे मौजूद है, गवर्नर क्या कहता है? वो कहता है कि तुम इस्लामाबाद में ये करोगे तो तुम्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। अब ये कैसी बातें करते हैं? उनका ये ख्याल था कि शायद इस्लामाबाद में हमारी हुकूमत है तो यहाँ पे मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आइन कानून के दायरे में रह के कार्रवाई की है, उससे बाहर जाके कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए देखें, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप एक तरफ हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि ताली हमारे पैसे आपने बंद किए, फंड आप दे नहीं रहे, तो आप फंड भी नहीं दे रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। उधर पंजाब में हमारे कारकुनों के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप कहते हैं जी बस मुज़ाकरात। किस चीज के मुज़ाकरात? इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर है, उनकी बहन कह रही है कि उनकी जान को खतरा है। इस पे क्यों हुकूमत खामोश है? बताए ना, आके बताए, मजाक उड़ाने के बजाय सीरियसली बताए। या 70% आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उनको तशवीश है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ जेल के अंदर है। लेकिन इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सबने देखा और आवाम किसके साथ है वो भी सबके सामने, इस पे मजीद लबकुशाई की जरूरत नहीं है। शौकत यूसुफ साहब, एक और बड़ा अहम मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि तमाम जो कौमी इदारे हैं, खास तौर पर उनके अलावा जो जिनकी नौयत ज़रा स्ट्रेटिजिक मामला की है, उनके अलावा तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, खासखुसूसन PIA की। तो इस सारे मामले पर किस तरह से देखने PIA की, क्योंकि बड़े इदारे बड़े देर से हम सुन रहे हैं कि इसकी निष्कारी होनी चाहिए, लेकिन आपका जो पीपल्स पार्टी आपकी अहम इत्तेहादी है वही इस पर नाराज दिखाई देती है, तो फिर किस तरह ये मामला चलेंगे? देखिए, इससे पहले जितनी निष्कारियां हुई हैं, जैसे मशरिक अखबार था और पाकिस्तान टाइम था, ये औने पौने दामों इसकी फरोख्त हुई थी। और मुझे आज भी याद है जब वो ट्रस्ट के पेपर थे और उसमें वो उस वक्त के जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने बड़े फायदे किए। इस पे मैं आप पे आपकी राय लूंगा। मैं ये सवाल मेरा निहाल हाशमी साहब से था। निहाल हाशमी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, यकीनी तौर पर बड़ी अहम इत्तेहादी है, और रज़ा रब्बानी का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि इस तरह जिस तरह से PIA की निजकारी की जा रही है ये कबूल नहीं। तो अगर आपकी अहम इत्तेहादी जमात ही आपसे राजी नहीं है, वो नाराज हो जाएगी, तो फिर किस तरह ये मामला जो निजकारी वाले इस खुसूसी तौर पर वो आगे चलेंगे? फिर शौकत भाई की एक बात मैं वादे कर दूं, शौकत भाई ने कहा कि कर्जे लिए, तो क्या शौकत भाई की हुकूमत जब थी कर्जे नहीं लिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा अगर किसी हुकूमत ने कर्जा लिया है तो 2018 से 2022 की जो हुकूमत थी, 2018 से 2021 तक की जो हुकूमत थी, उसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान। चलिए सर, वो तो अदाद-ओ-शुमार सबके सामने आ ही जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन पे हम बात करें। 70% नहीं, आवाम को ये बताना जरूरी है। 70% अगर आवाम साथ होते तो ये जब जिस दिन भी कॉल देते हैं लोगों को एहतजाज का, तो उस दिन 70 ही लोग आते हैं। भाईजान, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 70% के लिहाज से तो पाकिस्तान के 20-21 करोड़ लोगों को आना चाहिए। हम दूरबीन लेके बैठे हुए हैं कि वो 70% लोग कब आए और हम जा कर के देखें तो हम भी साथ शामिल हो। 70% आवाम, तो अब जब अवामी TV पे बैठ के इस तरह का दावा करें, हालांकि इनको दावा करना चाहिए गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कि हमने अपने सूबे में कितनी अच्छी गवर्नेंस की है। जिस तरह पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज काम करी, आप उस तरह काम करें तो हम मुआवजा करें सियासी तौर पे। अब रह गई PIA की, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत तो देखिए, दुनिया अमेरिका की अपनी कोई गवर्नमेंट की एयरलाइन नहीं, ये PIA बहुत पहले निजकारी हो जाना चाहिए थी। बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को लाके आप बैठाल देते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आप यहाँ से फारिग कर देते हैं, हमारे रूट्स यहाँ से बेच दिए जाते हैं। कभी किसी प्राइवेट सेक्टर के आदमी को, किसी बिजनेसमैन को लाके हम चेयरमैन बना देते हैं। तो जिसका काम है प्रोफेशनली उसी को चलाने दें। दुनिया में बहुत कम ममालिक है जिनकी अपनी एयरलाइंस होती हैं, और इसकी जो खमियाजा है वो तो हम भुगतते हैं ना, आम आवाम को टैक्स की सूरत में भुगतना पड़ता है। जब PIA के नुकसानात को हमें भरपाई करनी पड़ती है, तो पाकिस्तान की गरीब आवाम कब तक उसकी भरपाई करती रहेगी? तो बेहतर तरीका, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही हालात थे, उस वक्त भी कोई हालात बेहतर नहीं थे। तो मैं ये समझता हूं कि एक, और PIA ओरिजिनली इट वाज एन ओरिएंट एयरलाइन, ये अबुल हसन इस्फहानी साहब जो थे उनकी एयरलाइन थी, ग्रेजुअली डेवलप करके PIA बन गई। हमें तो चाहिए कि अबुल हसन इस्फहानी साहब को बुलाए जिनके नाम पे एक कराची में हैंगर है। तो हम समझते हैं कि जब गवर्नमेंट किसी चीज को टेक ओवर करती है, और हमारी यहाँ एक आदत पड़ गई है कि हम
गवर्नमेंट की नौकरी लेने के बाद ये समझते हैं या कॉरपोरेशंस की नौकरी लेने के बाद समझते हैं कि हमारा इस पे हक है, हम काम करें ना करें, नुकसान पहुंचाए तो गवर्नमेंट का हो, हमारा ना हो, हमें हमारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। ये पूरे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये चलन चल गया कि गवर्नमेंट की चीजों को जितना आप नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा दे, अपने घर को नहीं पहुंचाना, अपनी गाड़ी को नहीं पहुंचाना, गवर्नमेंट की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने। गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएंगे तो एसी सुबह 7 बजे खुल जाती है, रात को 8 बजे बंद होती है, अपने घर में उनके पास घंटों नहीं खुलती है। गवर्नमेंट की गाड़ी है तो 10-20 चलाएं आप, गवर्नमेंट की गाड़ी है तो पेट्रोल फूकते रहे आप। तो हमें एक एहसास होना चाहिए, और अगर इस गवर्नमेंट को एहसास हुआ है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, कि मईशत की बेहतरी के लिए और इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के मईशत को, तो अगर हम उन इदारों को जिसे आप आमतौर पे हाथी कहते हैं, अगर उनको हम कहीं जा नहीं रही, पीआईए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से हट करके प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी पे चले जाएगी। हो सकता है उसके प्रोफेशनल्स उसको खरीद लें, हो सकता है और जो कामयाब लोग हैं वो उसको खरीद लें, और इसमें पूरा बेचा नहीं जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस उस पर लागू होंगे, उसकी एम्प्लॉयज पे उसी तरह से जिस तरह से किसी और इदारे पे लागू होता है। हम पीपल्स पार्टी को मना लेंगे, वो समझ जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी को मना लें और मामला जारी बात है कंसेंसस से ही हल होने चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब जाना है मुझे, बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम मजीद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, आज का स्टेट क्राफ्ट आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।